कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानविद सचिन में। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे BTUP 4th सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के यूनिट नंबर 2 का हम 1 शॉट लेकर के आ चुके हैं। इस तरीके से यूनिट नंबर 1 का हमने पार्ट 1 कवर कर लिया था। आप कंप्लीट वीडियो हमारे एप्लीकेशन से ज़रूर देख सकते हैं। कम समय में हम ज़्यादा ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। सरल भाषा में समझाया गया पूरा चैप्टर होगा। परीक्षा के लिए 100% उपयोगी होगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं। फटाफट रिवीजन और पक्का सिलेक्शन का मतलब आपके नंबर अच्छे आएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे PYQ, नोट्स, लेक्चर और मेन होता है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैं आप सभी को जो बता दूंगा वो 100% एग्जाम में आएगा। उसकी टेंशन लेना छोड़ दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग को पढ़ा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के हम यूनिट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यूनिट नंबर 2 है आप सभी का ड्रिलिंग एंड ब्रोचिंग, ग्राइंडिंग एंड सुपर फिनिशिंग प्रोसेस। आपको पता है कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का सिलेबस इन्होंने डिज़ाइन किया है वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि हर एक यूनिट के अंदर बहुत सारे प्रोसेस को ऐड कर दिया है। जैसा कि हम आप सभी को प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। जैसे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के अंदर यूनिट नंबर 4 है ड्रिलिंग ऑपरेशन, लेकिन आपके यूनिट नंबर 2 के अंदर ही ड्रिलिंग, ब्रोचिंग, ग्राइंडिंग, फिनिशिंग, सुपर फिनिशिंग सब आ जाता है। तो हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग दोनों के सिलेबस की मिक्स के ऊपर आपकी स्टडी को करवा रहे हैं। आपको जो चीज़ बेस्ट समझ में आएगी उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो हम पहले समझेंगे ड्रिलिंग मशीन क्या होती है, फिर उसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे और फिर उसके हम फंक्शन पार्ट्स वगैरह को देखेंगे। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलूँगा, लेकिन आपको डिटेल स्टडी करवाते हुए चलूँगा। तो ड्रिलिंग वह ऑपरेशन है जिसके द्वारा एक सॉलिड मटेरियल में ड्रिल नामक रिवॉल्विंग टूल, जब ड्रिल होता है कोई सा भी चीज तो वहां पर एक रिवॉल्विंग टूल यूज होता है। रिवॉल्विंग टूल का मतलब यह है कि जो भी टूल लगा होता है मेरे प्यारे साथी, ठीक है, वो क्या करता है, वो घूमता रहता है। ठीक है, क्या होता है वो टूल आपका घूमता रहता है, इसीलिए उसको हम कह रहे हैं रिवॉल्विंग टूल। रिवॉल्विंग टूल द्वारा सिलेंड्रिकल होल बनाया जाता है। ड्रिलिंग ऑपरेशन क्यों करते हैं हम? सिलेंड्रिकल होल को बनाने के लिए। इस ड्रिल को घुमाने में प्रयुक्त की गई मशीन को हम ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। तो जो ड्रिलिंग हम प्रोसेस कह रहे हैं वो कुछ नया नहीं है। एक ड्रिल बिट होता है, जो आपका ड्रिल मशीन होता है जिसे आप ड्रिल कहते हैं, उसे कहते हैं ड्रिल बिट। ठीक है, तो ड्रिल बिट जब घूमती है, जो रिवॉल्विंग टूल कह रहे हैं उसे हम ड्रिल बिट कहते हैं, वो घूमती है तो एक सिलेंड्रिकल होल बनता है, और जो सिलेंड्रिकल होल बन रहा है उसे हम कहते हैं आपका सिलेंड्रिकल होल जिस मशीन द्वारा बनता है उसे हम कहते हैं आपका ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन में प्रयोग होने वाले टूल को हम ड्रिल बिट कहते हैं, जैसा कि नीचे यहाँ पे लिखा भी है। तो प्रिंसिपल ऑफ ड्रिलिंग को हम समझते हैं। ड्रिलिंग का एक्चुअल में क्या प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल का मतलब यही होता है कि फंक्शन। क्या? प्रिंसिपल का मतलब होता है फंक्शन। आपके इस ड्रिलिंग चैप्टर से दो चीज पूछी जाएगी। एक चीज आपका ड्रिलिंग क्या है, ठीक है, देखो, एक तो आपसे पूछा जाएगा ड्रिलिंग, फिर उसके क्या बताओ आप, क्लासिफिकेशन, ठीक है, और आपका टाइप्स ऑफ ड्रिल। ठीक है, टाइप्स ऑफ ड्रिल। ये क्वेश्चन एक ही जगह पर आ जाएगा। एक क्वेश्चन के अंदर आ जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा रेडियल ड्रिलिंग मशीन का कार्य सिद्धांत। रेडियल ड्रिलिंग मशीन का कार्य सिद्धांत। यही दो क्वेश्चन आपके इस मैन्युफैक्चरिंग के ड्रिलिंग टॉपिक से इंपॉर्टेंट है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर बात है भाई? तो ये है आपका ड्रिलिंग टूल जो कि आपको दिखाया गया है। यहां पे है वर्क पीस, जहां पे आपका ये घुसा हुआ है। ये एग्जिट फेस आपको दिखाई दे रही है। ये एक एक्सिस है, ठीक है, जिसके सहारे यहाँ पे ड्रिलिंग जो रिवॉल्विंग टूल है वो क्या कर रहा है, घूम रहा है। पहले ये प्राइमरी फेस पर आएगा, ये आपका सेकेंडरी फेस है। ठीक है, ये प्राइमरी फेस है,
ये आपका सेकेंडरी फेस है। ये वर्क पीस का क्या है, एंट्रेंस फेस है, ठीक है। और आपका इसी तरीके से आप डायग्राम बनाते हो। आइए हम ड्रिलिंग मशीन के सिद्धांत को समझ लेते हैं। ड्रिलिंग मशीन इस सिद्धांत पर आधारित है कि ड्रिल के रोटेटिंग एज कारखंड पर अत्यधिक बल लगाते हैं। रोटेटिंग एज का मतलब जो ये है, ये क्या कहलाता है, एज। क्या है ये, एज। और ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है घूम, ठीक है। ये क्या कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है भैया। तो वर्क पीस कहाँ है, ये वर्क पीस, यहां पर ये एज क्या कर रहा है, अत्यधिक बल लगा रहा है, ठीक है। और छिद्र का निर्माण करते हैं। इसमें सीयरिंग और एक्सट्रूजन प्रक्रिया द्वारा कारखंड से दांत को हटाया जाता है। सीयरिंग, आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत सीयरिंग के बारे में अनुभव हुआ होगा। सीयर के बारे में मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर भी डिस्कस किया था कि ऐसे मान लो कोई दो पार्ट है, ठीक है, मान लो ऐसे कोई दो पार्ट है, तो इन दोनों पार्ट के बीच में सीयर कैसे होगा, ये देखो, ये कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगा, सीयर, यानी इन दोनों पार्ट का क्या हो गया, सीयर हो गया, ठीक है। या कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बनता है, देखो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो यहां अपने जो मेन एक्सिस है यहां से ये सरक गया, क्या हो गया, हट गया। तो सीयर होता है और एक्सट्रूजन होता है। अब एक्सट्रूजन प्रोसेस क्या है, आगे हम इसी चौथे चैप्टर के अंदर या तीसरे चैप्टर के अंदर होगा, तो वहां पे डिस्कस करेंगे। तो नंबर जो आपको मिलेगा किसके अंदर, ये ड्रिलिंग लिखने के अंदर, वो दो चीज, सीयरिंग एंड एक्सट्रूजन प्रक्रिया द्वारा कार्यखंड को हटाया जाता है। मैं मैन्युफैक्चरिंग का जो नया नोट्स बनाया हूं और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के नोट्स के साथ पढ़ा रहा हूं, क्यों, क्योंकि आपको नॉलेज हो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये सीयरिंग एंड एक्सट्रूजन कहां पे पूछा जाएगा, एसएससी जेईई का एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि ड्रिलिंग मशीन के किस प्रिंसिपल के द्वारा धातु को रिमूव किया जाता है, तो आप सीयरिंग एंड एक्सट्रूजन यूज करोगे, समझ गए। तो आपको एग्जामिनर भी इसी बेसिस पे नंबर देगा और आपके क्या नाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यही होगा। वैसे भी तो कोई नॉर्मल आदमी भी लिख सकता है कि कोई चीज घूमता है और आपको छेद होता है, लेकिन कुछ टेक्निकल वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। ड्रिलिंग मशीन में जब विद्युत सप्लाई दी जाती है तो स्पिंडल जो मोटर के साथ संयोजन में होता है वह काम करता है। कहने का मतलब, स्पिंडल का मतलब धुरी, मैंने बताया था। विद्युत आपको सप्लाई दी गई मोटर के, ठीक है, मोटर जुड़ा है किससे, उस एक्सिस से, किसके, जो भी आपकी मशीन है उसके धुरी से, स्पिंडल से। और वो क्या करने लगेगा, स्पिंडल क्या करने लगेगा, घूमना शुरू कर देता है, यानी वो काम शुरू कर देता है। रेडियल आर्म ऑपरेशन या वर्क पीस की हाइट के अनुसार एडजस्ट किया जाता है। जो रेडियल आर्म ऑपरेशन है, ठीक है, रेडियल आर्म जो है, ठीक है, रेडियल आर्म क्या है, आप जब रेडियल ड्रिलिंग मशीन के अंदर देखोगे तो आपको रेडियल आर्म दिख जाएगा। वो क्या करता है कि जैसे मान लीजिए ये रेडियल आर्म है, ठीक है, आर्म का मतलब क्या है, भुजा, ठीक है, जिसके अंदर ये सारी चीजें मैकेनिज्म फिट होती हैं। वो वर्क पीस के साथ जहां पे इसको ड्रिल करना होता है उसके साथ हम क्या करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। चक धुरी से जुड़ा होता है। चक का मतलब क्या होता है, चक एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर आपका वर्क पीस को फिट किया जाता है, और वर्क पीस को फिट किया जाता है एक धुरी की सहायता से जहां पे वो घूम सके, ठीक है। लेकिन यहां पे घुमाया किसको जा रहा है, ड्रिल बिट को। लेथ मशीन में वर्क पीस को घुमाया जा रहा था, लेकिन यहां पे किसको घुमाया जा रहा है, ड्रिल बिट को। तो ड्रिल बिट को चक के साथ जोड़ेंगे और ड्रिल बिट को अपने जबड़े में पकड़ता है, यानी ड्रिल बिट को अपने जॉ के अंदर वो एक्सेप्ट कर लेता है। वर्क पीस में ड्रिलिंग पॉइंट पर ड्रिल हेड को एडजस्ट किया जाता है। जहां मान लो ये वर्क पीस है, यहां इसका ड्रिलिंग पॉइंट है, ठीक है, वर्क पीस का ये क्या है, ये ड्रिलिंग पॉइंट है। तो उस पर ड्रिल हेड जो है उसको क्या किया जाएगा, एडजस्ट कर दिया जाएगा। फिर उपयुक्त फीड प्रदान किया जाएगा। फीड का मतलब थोड़ा सा आपको वहां पे फीड देना होगा, यानी अंदर की तरफ पुश करना होगा। और फिर आपको क्या करना होगा, मशीन को ऑन कर देना होगा, जिससे वो रिवॉल्विंग टूल यानी ड्रिल बिट क्या होगा, आसानी से कार्यखंड में घुस जाएगा और छिद्र का निर्माण करना शुरू कर देगा। क्लियर बात है भाई, ड्रिलिंग मशीन। आइए, सिलिंड्रिकल होल के मशीनन में ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग सर्वाधिक होता है। ड्रिलिंग किस लिए किया जाता है, एक सिलिंड्रिकल शेप देने के लिए। तो आपको यह भी कीवर्ड याद रखना है। इसमें ड्रिल नामक कटिंग टूल को रोटरी या एक्सियल गति प्रदान करके छिद्रों का निर्माण किया जाता है। तो ये वर्ड आपको बहुत ज्यादा मस्ट है कि ड्रिल बिट जो है उसका कटिंग टूल को हम रोटरी तरीके से घुमाएंगे और फिर हम आपको क्या करेंगे, एक शेप देंगे, ठीक है भैया। अब हम चल रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रिलिंग मशीन, ठीक है, उसके ऊपर।
फिर हम रेडियल ड्रिलिंग मशीन को हम समझेंगे। तो क्लासिफिकेशन के लिए हम अपने नए वाले अपडेटेड नोट्स के अंदर आ गए हैं। क्लासिफिकेशन क्या है कि एक जगह पर रखी हुई मशीन या अन्य कार्यखंडों पर छेद करने की आवश्यकता पड़ती रहती है। कोई भी मशीन है या कोई वर्क पीस है, ठीक है, हमें उस पर छेद करने की आवश्यकता पड़ती है। कई भारी मशीनें या टावर आज भारी कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें ड्रिलिंग मशीन तक नहीं ले जा सकता। आपको उसे ड्रिलिंग मशीन तक नहीं ले जा सकता, यानी आपको वहां पर ड्रिलिंग मशीन लेकर जाना होता है, जैसे घरों में छेद करने के लिए, ठीक है। इसी तरह कई छोटी ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। तो कार्य की स्थिति के अनुसार कई प्रकार की होती हैं जिन्हें हम निम्न तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं। इतना थ्योरी लिखने का मतलब यही है कि कार्य की स्थिति के अनुसार हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। पहला इसमें आता है पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, ठीक है। पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन का सब पार्ट है, क्या क्या है सब पार्ट, ध्यान से सुनिएगा। ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन, हैंड ड्रिलिंग मशीन, इलेक्ट्रिकल हैंड ड्रिलिंग मशीन, रैचेट ब्रेस ड्रिलिंग मशीन एंड न्यूमेटिक हेड ड्रिलिंग मशीन। पांचों नाम याद रखना, बहुत काम आएगा। उसके बाद आता है फिक्स्ड ड्रिलिंग मशीन। दूसरा हमारा था पोर्टेबल के अलावा फिक्स्ड ड्रिलिंग मशीन। इसमें हम बेंच टाइप ड्रिलिंग मशीन यूज करते हैं, स्तंभ किस्म ड्रिलिंग मशीन, गैंग ड्रिलिंग मशीन, स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन, ठीक है। यही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद कॉलम किस्म ड्रिलिंग मशीन। अब आते हैं हम रेडियल ड्रिलिंग मशीन के ऊपर, ठीक है। ये है आपका रेडियल ड्रिलिंग मशीन। अब हम इसके सारे पार्ट्स वगैरह को समझेंगे। तो हम रेडियल ड्रिलिंग मशीन की वर्किंग को समझेंगे। रेडियल ड्रिलिंग मशीन एक्चुअल में कैसे काम करती है और मशीन का क्या मैकेनिज्म है, हम पूरी तरीके से समझने वाले हैं और आपको समझ में भी आ जाएगा। पहले हम छोटी सी थ्योरी लिखी हुई है उसको हम समझ लेते हैं। यह बहुत ही उपयोगी मशीन है। क्यों उपयोगी है उसके बारे में हम आगे समझेंगे। इस मशीन से प्रिसाइज होल, प्रिसाइज का मतलब आप सूक्ष्म से सूक्ष्म मात्रा में भी और एक कह सकते हैं कि सुपर फिनिशिंग मात्रा में आप होल कर सकते हैं। इसके द्वारा बहुत भारी काम को भी आसानी से कर सकते हैं। इसका प्रयोग बड़े कारखानों में किया जाता है। क्लियर बात है। आइए, ये है आपकी मशीन, ठीक है, और आपको डायग्राम प्रॉपरली दिख रहा होगा। नीचे से शुरू करते हैं। आपका ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं बेस पार्ट, इसे हम कहते हैं बेस पार्ट। ये बनता है कास्ट आयरन का। कास्ट आयरन क्यों कास्ट आयरन का ही बनता है? क्योंकि ये बहुत भारी मशीन है। कास्ट आयरन डैम्पिंग के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त रहता है। डैम्पिंग का मतलब क्या है कि आपका कह सकते हैं कि जो वाइब्रेशन है, कोई कंपन कर रही मशीन, तो उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, यानी सोख लेता है। मटेरियल साइंस यानी इंजीनियरिंग मटेरियल्स आपने अगर पढ़ा होता तो शायद बहुत कुछ जानकारी एक्स्ट्रा होती। इसलिए आप 4th सेमेस्टर में हो, 5th सेमेस्टर में मेरे साथ रहोगे, 6th सेमेस्टर में साथ रहोगे, तो मैं आपको एक्स्ट्रा नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। जैसे इंजीनियरिंग मटेरियल्स का नोट्स है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप उसे लेकर के अपने ज़िंदगी के प्रोस्पेक्टिव से आप काम कर सकते हो। और जब ये हमारी रेडियल ड्रिलिंग मशीन की कोई वीडियोस देख रहा होगा, ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि जो एप्लीकेशन पे हमारे बच्चे हैं उनके लिए मैं डाल दूंगा सारी चीज़ें, तो आप बहुत ईजिली कर पाओगे। ठीक है भैया, तो ये हो गया आपका डैम्पिंग। ये है हमारा टेबल। टेबल किस लिए होता है? इस पर कटिंग टीथ टाइप का बना होता है। क्यों बना होता है? क्योंकि आपको पता है कि किसी भी क्लैंपिंग डिवाइस के लिए अगर कहीं पर भी थोड़ा कट टाइप का बना है तो बहुत ईजिली क्लैंपिंग हो जाती है। ठीक है, तो इस टेबल पर रख करके आपके वर्कपीस को भी करते हैं, और ये टेबल को हटा करके भी वर्कपीस को रखते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी मात्रा में यूज किया जाता है। अब ऊपर लगा हुआ है मोटर। मोटर का काम क्या है? ऑब्वियस सी बात है, घुमाना। किसको घुमाना है? ये जो नीचे लगा हुआ है ड्रिल बिट। ठीक है, यहाँ पे अगर आप आओगे तो ये लगा हुआ है ड्रिल बिट। ठीक है, ड्रिल बिट क्या होता है अभी ऊपर हम लोगों ने समझा था। ड्रिल बिट वो है कि आपका जो होल करने के लिए यूज किया जाता है रिवॉल्विंग टूल। ठीक है, तो वो ड्रिल बिट होता है। अब ये है आपका चक। चक क्या होता है? जिसके अंदर किसी भी चीज को हम पकड़ते हैं। किसको? ये वर्कपीस या टूल को। तो यहाँ पे टूल को पकड़ रहे हैं। और ये है एक्सिस स्पिंडल, ठीक है, जिसे हम धुरी कहते हैं, जिसके सापेक्ष वो घूम रहा है। आगे आए हम तो ये है आपका एलिवेटिंग स्क्रू। अब एलिवेटिंग स्क्रू क्यों होता है यूज, उसको हम समझाने से पहले आपको ये बता दें कि ये पिलर है। इसी पिलर के अंदर सारे
कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी दे रहा है, और ये राइट साइड में आपका पूरा मैकेनिज्म यूज हो रहा है। एलिवेटिंग स्क्रू को घूम कर करके ये जो पोर्शन है जो आपका काम कर रहा है, ठीक है, ये चीज ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो एलिवेटिंग स्क्रू की मदद से हमें किस जगह पर कैसे होल करना है, ये चीज को ऊपर नीचे कर करके हम यूज करते हैं। तो एलिवेटिंग स्क्रू का काम ये है, यानी इसे हम अप और डाउन कर सकते हैं। और ध्यान में ये रहे कि ये जो पोर्शन देख रहे हो आप, इसकी मदद से आप इसको चारों तरफ क्या कर सकते हो, घुमा सकते हो। ये भी ध्यान रहे आपकी बात। अब आते हैं इस चीज के ऊपर, वर्टिकल जो लिखा हुआ है, ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, इसकी मदद से हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा पोर्शन है जिसके अंदर हमारा ड्रिल बिट फिट है, इसको हम इधर की तरफ घुमा सकते हैं, इसको हम ऊपर की तरफ और इधर की तरफ घुमा सकते हैं। अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ का खांचा नहीं दिख रहा है तो फिगर की प्रॉब्लम है, लेकिन जिस तरीके से इधर की तरफ ये घूम सकता है, इसी तरीके से ये ऊपर नीचे भी घूम सकता है। तो क्लियर बात हुई, ये हॉरिजॉन्टल और आपका वर्टिकल दोनों तरीके से ये घूम सकता है। क्लियर बात है भैया। चलिए, अब आप सभी को यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि ये ड्रिल बिट घूमेगा और यहाँ पर क्या करेगा, ये आपका जो प्रिसाइज होल है वो करेगा। ये एक चीज हमने नहीं बताया, रेडियल आर्म, ठीक है। रेडियल आर्म का मतलब क्या है, भुजा, जिसके अंदर ये सारी चीजें हमारी फिट है, जो आगे पीछे घूम रहा है, ठीक है, आपका ये चक वगैरह, तो वो आपका रेडियल आर्म है। आइए, और इसके अंदर थोड़ी बहुत थ्योरी होगी, इसको हम समझते हैं। इस मशीन से हम प्रत्येक तरह के जॉब से ड्रिल कर सकते हैं। इस मशीन के द्वारा हाथ से या फिर ऑटोमेटिक काम कर सकते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक भी टाइप की आती हैं और हाथ वाली भी आती हैं। इस मशीन के द्वारा हाथ से क्या कर सकते हैं, जैसे मशीन को इधर उधर करने की बजाय औजार को आवश्यक जगह पर लगाकर छेद करना, इस मशीन की यंत्रावली की मदद से घुमाया जा सकता है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि आप किस जगह पर छेद करना चाहते हैं आराम से कर सकते हैं। इसलिए इस मशीन से हम टेपिंग भी कर सकते हैं। टेपिंग क्या है ऑपरेशन, ऑलरेडी हमने लेथ के अंदर आपको बता भी रखा था, ठीक है, कि इंटरनल थ्रेड बनाने के लिए टेपिंग ऑपरेशन का यूज किया जाता है। तो ये है आपकी रेडियल ड्रिलिंग मशीन। अब हम आगे चलते हैं आप सभी के साथ। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करते हैं, वो है वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन ड्रिलिंग मशीन, यानी ड्रिलिंग मशीन के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, यानी ड्रिलिंग मशीन से हम कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर आपने लेथ मशीन को देखा होगा तो उसमें बहुत सारे ऑपरेशंस थे, फेसिंग थे, ग्रूविंग थी, नर्लिंग थी, टर्निंग थी, टेपर टर्निंग थी, ठीक है। तो इसी तरीके में आपके ड्रिलिंग मशीन के ऊपर भी हम बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, आइए हम समझते हैं। पहला हमारा ड्रिलिंग ऑपरेशन है। ड्रिलिंग मशीन है तो ड्रिलिंग ऑपरेशन को हमको परफॉर्म करना है। ड्रिलिंग ऑपरेशन को किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, अभी हमने डेफिनेटली सारी चीज़ों को देखा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रहा होगा, लेथ पर विविध एवं उपयोग क्रियाएं निम्न है। देखिए, जो ड्रिलिंग ऑपरेशन है वो लेथ मशीन के अंदर भी होती है, ठीक है। तो लेथ पर यह क्रिया ड्रिल के द्वारा की जाती है, जिसके अंतर्गत वर्क पीस में प्रारंभ से ही छेद करते हैं। और यह क्रिया लेथ पर दो प्रकार की जाती है, ड्रिल के खराद स्पिंडल को पकड़ करके, ड्रिल को टेल स्टॉक पर पकड़ करके। आपको अगर लेथ मशीन के बारे में हम बता रहे थे तो ध्यान होगा कि जो राइट साइड में आप सभी को टेल स्टॉक देखने को मिल रहा था, उससे भी ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं। और दूसरा कहाँ पर करते हैं, जहां पर आपका वर्कपीस रिवॉल्व करता है और उसको क्या करेंगे, हम जाके अंदर पकड़ लेंगे और फिर हम ड्रिलिंग टूल लगा करके ड्रिलिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। अब आता है बोरिंग, ठीक है। बोरिंग क्रिया हम कैसे करते हैं, ये आपके वेरियस ऑपरेशंस है। बोरिंग करने का मतलब क्या होता है उसको समझ लो। ये ड्रिलिंग का क्या है, सगा भाई, कुछ नहीं है, सगा भाई है। पहले हम सगा भाई को थोड़ा ठेठ भाषा में समझेंगे, फिर हम जो लिखा हुआ है उसको समझेंगे, ठीक है। तो आपने शादी जरूर अटेंड की होगी। शादी में आपको पता है कि बांस को क्या किया जाता है, खोद करके गाड़ा जाता है चारों कोने पर शादी के मंडप के लिए। तो कोई एक्स पर्सन आता है और उसे खोदता है, ठीक है, उसने क्या कर दिया, ड्रिल कर दिया, लेकिन वो सही प्रिसाइज वे में नहीं हुआ है, तो दूसरा कोई वाई पर्सन आएगा और उसको प्रॉपर सही कर देता है। तो वही प्रोसेस है बोरिंग, अर्थात ड्रिलिंग करने के बाद उस छिद्र को बड़ा करना, उपयुक्त साइज में बनाना, हमारा ऑपरेशन कहलाता है बोरिंग ऑपरेशन। तो बोरिंग क्रिया के द्वारा पहले से बने छिद्र का व्यास बड़ा तथा उपयुक्त साइज का बनाया जाता है।
लेथ पर बोरिंग ऑपरेशन करने के लिए बोरिंग टूल का प्रयोग करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, बोरिंग ऑपरेशन है तो बोरिंग टूल लगेगा। बोरिंग टूल द्वारा क्रिया के अंतर्गत वर्कपीस को लेथ पर चक की सहायता से पकड़कर हम घुमाते हैं, जबकि बोरिंग टूल को टूल पोस्ट पर बांधा जाता है। जो बोरिंग टूल है वो टूल पोस्ट पर बंधेगा और आपका बोरिंग ऑपरेशन होगा। लॉन्गिट्यूडनल फीड, लॉन्गिट्यूडनल समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। उसके लिए कैरिज को चलाया जाएगा, कैरिज को आगे पीछे हम स्लाइड कर सकते हैं, ये आपको मैंने बताया था, और आपका फीड दिया जाएगा। जबकि कटाई की गहराई के लिए क्रॉस स्लाइड का एडजस्ट किया जाता है। तो क्रॉस स्लाइड आपने देखा भी होगा, ठीक है। एक इस तरीके से आपका स्लाइड करता है इधर की डायरेक्शन में, इसे हम कहते हैं क्रॉस स्लाइड, और एक इधर की तरफ डायरेक्शन में क्या करता है आगे पीछे लेथ पर, उसे हम क्या कहते हैं आपका कैरिज, ठीक है। तो टूल पोस्ट यहाँ पर ऊपर लगा होता है, तो टूल पोस्ट को हमने पहले क्या किया, इस डायरेक्शन में फीड दिया, और अगर हमको इस तरीके से कटाई करना है, ठीक है, यानी उसको और गहराई के लिए बनाना है, तो आपका इस तरीके से क्रॉस स्लाइड को फीड देंगे, ठीक है भैया। तो ये हो गया आपका बोरिंग ऑपरेशन। अब आते हैं हम आगे, अगला जो ऑपरेशन है वो रीमिंग ऑपरेशन है। रीमिंग कह सकते हैं कि वो भी बोरिंग और ड्रिलिंग का क्या है, सगा भाई है। तो मान लीजिए कोई भी ये रॉड है, ये 3 mm की इसकी विड्थ है, ठीक है, 3 mm की विड्थ है। तो ये 3 mm की विड्थ को हम किसी के अंदर डालना है, तो हम जो छिद्र करेंगे एकदम 3 mm के नाप के हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो पहले से कोई छिद्र होगा उसको हम प्रिसाइज एवं फिनिश देंगे, यानी एकदम से स्मूथ बनाने के लिए, उस 3 mm के हिसाब से स्मूथ बनाने के लिए रीमिंग ऑपरेशन यूज होते हैं। इस क्रिया के द्वारा पहले से बने छिद्र में सूक्ष्म कटाई करके सही माप एवं फिनिश प्राप्त की जाती है। इस क्रिया के लिए विभिन्न प्रकार के रीमर का प्रयोग होता है। इस क्रिया के लिए कारखंड को चक में बांधते हैं, जबकि रीमर को टेल स्टॉक स्लीव में पकड़ा जाता है। तो जो रीमिंग ऑपरेशन है, जो राइट साइड में आपका टेल स्टॉक लगा रहता है, उससे आपका परफॉर्म करेंगे, और इधर आपका चक में क्या करते हैं, अपने वर्कपीस को बांध देते हैं, ठीक है भैया। तो ये हो गया आपका रीमिंग ऑपरेशन। अगला है हमारा काउंटर सिंकिंग। ये सारे ड्रिलिंग ऑपरेशन के अंतर्गत आते हैं। एक ऐसी ऑपरेशन जिसमें ड्रिल होल को उसके सिरे पर तिरछा किया जाता है। काउंटर का मतलब क्या होता है कि तिरछा करना, यानी जहां पे आपका मान लो ये होल है, ठीक है, ये आपका होल है, तो उसके सिरे पर क्या करना है, उसके सिरे पर तिरछा करना है कुछ इस तरीके से। तो उसके लिए हम कह रहा क्या यूज होता है, काउंटर सिंकिंग। ये किसके लिए होता है, ये आपको किसी जगह पर फिट करना है पेच लगा करके, तो उसके लिए काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन यूज होता है। तो मैंने यही बताया कि काउंटर सिंक पेच एक लगती है जॉब पर, उसे हम नीचे या समतल पर फिट कर सकें, इस क्रिया को हम काउंटर सिंकिंग कहते हैं। इसमें प्रयोग किए जाने वाले टूल को काउंटर सिंकिंग टूल कहते हैं। इसका एंगल लगभग 75 से 80 डिग्री होगा, जिस एंगल पर हम क्या करेंगे, काउंटर सिंकिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो आपका टूल लग रहा है वो 75 से 80 डिग्री पर क्या करेगा, होल करेगा एक एंगल पर। इस क्रिया को काउंटर सिंक ड्रिल और होल से बड़े साइज के ड्रिल के द्वारा भी किया जाता है। तो काउंटर सिंकिंग ड्रिल और होल जो है उसको हम ड्रिलिंग के द्वारा भी परफॉर्म कर सकते हैं तिरछा करके। अब आता है काउंटर बोरिंग। अभी हम लोगों ने बोरिंग ऑपरेशन देखा। बोरिंग के अंदर क्या करते हैं कि पहले से कोई प्रिसाइज होल बना है उसको हम और बड़ा करते हैं, ठीक है। अब होता है काउंटर बोरिंग, ठीक है। तो काउंटर का मतलब ही होता है कि ज्यादा अंदर, यानी किसी चीज को काउंटर अटैक करना, यानी एकदम गहराई तक ले जाना, यानी उसी होल को और बड़ा करते हुए अंदर तक ले जाना काउंटर बोरिंग कहलाता है। तो काउंटर बोरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पहले से किए गए सुराख को कुछ दूरी तक बढ़ाया, व्यास को बढ़ाया जाता है। मान लो ये इतना आपने किया था, ठीक है, तो ये क्या करेगा काउंटर बोरिंग, इसके डायमीटर को बढ़ा दिया, ठीक है, इसके डायमीटर को बढ़ा दिया, ठीक है, और फिर इसकी डेप्थ को भी जाके बढ़ा दिया। तो ये जो ऑपरेशन हो गया, क्या हो गया, काउंटर बोरिंग। ताकि एलन बोल्ट जॉब की सतह में फिट हो सके, इसके लिए काउंटर बोरिंग टूल यूज किया जाता है। बड़े साइज के ड्रिल से सही गहराई तक सुराख करके काउंटर बोरिंग की जाती है, ठीक है। अब आता है स्पॉट फेसिंग, ठीक है। फेस के ऊपर क्या बनाना है, स्पॉट। स्पॉट क्यों बनाना है, आपके स्क्रू, वाशर या नट, ठीक है, सही तरह से उस पर क्या हो जाए, सही तरह से उस पर क्या हो जाए, सेट हो जाए, इसके लिए हमें स्पॉट फेसिंग करनी पड़ती है। तो इस क्रिया में छिद्र की ऊपरी सतह को साफ किया जाता है। जो भी होल आपने किया उसको साफ करेंगे।
बोल्ट, हैंड स्क्रू, हैंड वॉशर या नट की सतह कारकंड की सतह के साथ सही तरह से सेट हो सके, ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं, स्पॉट फेसिंग करते हैं। स्पॉट फेसिंग आमतौर पर काउंटर बोरिंग की तरह किया जाता है। स्पॉट फेसिंग क्रिया में इस्तेमाल होने वाले टूल को क्या कहते हैं, स्पॉट फेसिंग। टैपिंग करने का मतलब क्या होता है, इंटरनल थ्रेड, ठीक है, इंटरनल थ्रेड। तो इसके द्वारा आप इंटरनल थ्रेड भी बना सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो टैपिंग करने का मतलब ये होता है कि थ्रेड बनाना, ठीक है। थ्रेड काटने को हम क्या कहते हैं, इंटरनल थ्रेड यहाँ पे बोल रहे हैं। अब हमारे सिलेबस के अंदर दो चीज़ है, एक चीज़ ध्यान देना इन टैपिंग ऑपरेशन को हो सकता है पहले भी डिस्कस किया होगा हमने, लेकिन आप समझ लो कि थ्रेडिंग करना, थ्रेडिंग में आपको अंदर की तरफ चूड़ी बनाना, उसे हम कहते हैं टैपिंग ऑपरेशन, ठीक है। अब आता है टाइप्स ऑफ ड्रिल। तो ड्रिल कितने प्रकार की होती है, यहाँ पे है फ्लैट ड्रिल, आपका स्ट्रेट फ्लैट फ्लूटेड ड्रिल, ट्विस्ट ड्रिल, ठीक है। अब हम एक एक ड्रिल को भी इसके नॉमेनक्लेचर के साथ, इनके फिगर के साथ आपको डिस्कस करके बताएंगे, तो एक एक चीज़ को आप समझ सकते हो। तो फ्लैट ड्रिलिंग मशीन का जो डायग्राम है आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। सबसे जो बड़ी बात है इसमें आपको जो याद रखने वाला है, इसका जो पॉइंट एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये जो पॉइंट एंगल है वो कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। और ये जो आपका पूरा बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है आपका, ये आपका बना हुआ है कटिंग एज, ठीक है। ये है आपका फ्लैट ड्रिल। ये होता किसका है, ये है कार्बन स्टील, यानी हाई कार्बन स्टील। और यह एक गोल छड़ को भट्टी में गर्म करके फोर्ज करके बनाया जाता है। कोई एक आपका राउंड शेप का क्या हो गया, ठीक है, कोई छड़ है, उसको भट्टी में गर्म करके फिर यहाँ पर आपको एक ड्रिल बिट बनाकर तैयार किया जाता है। इसमें 0.9% से लेकर के 1.5% तक कार्बन होती है। और फ्लैट ड्रिल का इस्तेमाल जो है रैचेट ब्रेस या हैंड ड्रिलिंग मशीन में किया जाता है। हैंड ड्रिलिंग मशीन यहाँ पे और रैचेट ब्रेस जो टाइप की मशीन है उनमें किया जाता है। और इसका उपयोग अधिकतर जो है वो बढ़ई कार्यशाला, कहने का मतलब ये है कि लकड़ी के कामों के लिए किया जाता है। क्लियर बात है भैया, लकड़ी के कामों के लिए किया जाता है। चलिए अगला है आपका स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल। स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल, अब आपकी स्क्रीन पर स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल दिख रहा होगा, ठीक है। तो आइए स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल का हम समझ लेते हैं, थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो फ्लूटेड ड्रिल मशीन है, इसमें क्या होता है कि दो फ्लूट कटी होती है, ठीक है, कह सकते हैं दो एज कटा होता है। कहाँ पर, अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्या होते हैं, दो फ्लूट कटे होते हैं, दो स्ट्रेट फ्लूट कटे होते हैं और वो विपरीत दिशा में कटे हुए होते हैं। तो आइए हम इन सब चीज़ों को समझाते हैं। जो फ्लूटेड यानी मरोड़ीदार ड्रिल है, यह कम मेटल काटता है, यानी ये मेटल थोड़े से कम काटता है। इसकी बॉडी में दो स्ट्रेट फ्लूट एक दूसरे के समांतर और विपरीत दिशा में होते हैं। इसका प्रयोग विशेष रूप से नर्म मेटल, ठीक है, यानी कह सकते हैं कि माइल्ड स्टील वगैरह के लिए किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और ये छोटे साइज में बना होता है, ठीक है। इस ड्रिल का प्रयोग स्प्रे पंप की निप्पल में छिद्र करने के लिए करते हैं। जैसे जो स्प्रे पंप नहीं होता है छोटा छोटा, तो उसके निप्पल्स में छेद करने के लिए, यानी छोटे छोटे छिद्र बनाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। इस प्रकार की ड्रिल मेटल का कटा हुआ बुरादा अपने आप बाहर नहीं निकल पाता। इस प्रकार के ड्रिल में जो मेटल का कटा हुआ बुरादा है अपने आप बाहर नहीं निकल पाता, ठीक है। और यह जो है 0.0138 इंच से लेकर के इस इंच के साइज में प्राप्त होते हैं। यह ड्रिल स्टैंडर्ड गेज वायर गेज से भी मिलते हैं। यह हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील का बना होता है। तो ओवरऑल आपको यहाँ पे दो तीन चीज़ें समझ में आई कि ये आपके छोटे छोटे छिद्र करने के लिए होते हैं। जब आप छिद्र कर देते हैं तो इसका जो बुरादा है उसमें रह जाता है, ठीक है, उसका कुछ टेक्निक यूज करके निकाला जाता है। और यहाँ पर आपको जो इसकी साइज़ देखने को मिलेगी वो 0.0138 से 0.1964 इंच तक देखने को मिलेगी। और इसमें दो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लूइड कटे होते हुए हैं और ये कम मेटल को काट पाता है। अब आता है एक ट्विस्ट ड्रिल, ठीक है, वो कौन सा था, स्ट्रेट फ्लूटेड। अब आ गया
एक ट्विस्ट ड्रिल। ट्विस्ट ड्रिल अब यूज होने लगा है, यानी आपका ट्विस्ट ड्रिल कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। नीचे बड़ा डायग्राम बना हुआ है ट्विस्ट ड्रिल का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ट्विस्ट वाला एरिया है ये है जिसे हम फ्लूट लेंथ कहते हैं। ओवरऑल लेंथ ये है, जहाँ पे आपका चक के अंदर पकड़ते हैं, इस पोर्शन को किसके अंदर पकड़ते हैं, चक के अंदर पकड़ते हैं, तो ये है आपका शैंक लेंथ, ठीक है। और ये आपको देखने को जो इस तरीके से बांसुरी टाइप का बन रहा है, इसे हम फ्लूट कहते हैं, ठीक है। इस जस्ट इसके पहले का जो पोर्शन है इसे हम नेक कहेंगे, और जो ये बना हुआ है ये है रिलीफ एंगल, ठीक है। ये जो इसके बीच का जो एंगल है ये है रिलीफ एंगल, ठीक है। क्लियर है बात भाई? चलिए, तो अब आपको हम समझाते हैं किसके बारे में, ट्विस्ट ड्रिल के बारे में। तो एक प्रकार का मॉडर्न ड्रिल है, ठीक है। इससे ड्रिलिंग करना अत्यंत सुविधाजनक है। इसका उपयोग कठोर मेटल में परिशुद्ध का मतलब एकदम स्मूथ फिनिशिंग के साथ सुराख करने और अत्यधिक शीघ्रता से ड्रिल करने के लिए होता है। इस ड्रिल से ड्रिलिंग करने पर कटा हुआ बुरादा आसानी से अपने आप बाहर आ जाता है और कूलेंट भी आसानी से अप वाइंड तक पहुंच जाता है, यानी अंदर तक कूलेंट भी आराम से पहुंच जाता है। यह ड्रिल हाई कार्बन स्टील और हाई स्टील की बनी होती है। हाई स्टील का मतलब हाई स्पीड स्टील, ठीक है, HSS, ठीक है। और इसका एक सिरा प्लेन बेलनाकार होता है। तो आप सभी ट्विस्ट ड्रिल के बारे में समझ गए होंगे। और जो ट्विस्ट ड्रिल है उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, शैंक है, बॉडी है, लैंड है, बॉडी क्लियरेंस है, टैंग है, नेक है, हील है, कटिंग एज है, पॉइंट है, लिप क्लियरेंस, पॉइंट एंगल, मार्जिन लाइन और झिर्रियाँ। तो ये बहुत सारे आपके पार्ट्स हैं, आपको याद रखना है। टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ रीमर। रीमिंग ऑपरेशन अभी हमने आप सभी को बताया कि किसी भी होल के अंदर एक फिनिश और स्मूथ देने के लिए और एक प्रॉपर डायमेंशनिंग करने के लिए रीमिंग ऑपरेशन यूज किया जाता है। तो हमारे कितने प्रकार के रीमर हैं उनको अभी सिलेबस के अंदर पूछा गया है, तो डेफिनेटली हम रीमिंग ऑपरेशन को आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। रीमिंग को उनके कार्यों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। समांतर शैंक वाले हैंड रीमर, शैंक वाला सॉकेट रीमर, सूचक सहित हैंड रीमर, टेपर पिन हैंड रीमर। तो पहला जो रीमर है आपके सामने दिख रहा है, पैरेलल शैंक पैरेलल टाइप हैंड रीमर, ठीक है। पैरेलल शैंक पैरेलल टाइप हैंड रीमर, कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम आप बनाएंगे। आइए इस रीमर के बारे में हम समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो इस प्रकार के रीमर में टेपर्ड होता है, ठीक है। ये इस प्रकार का जो रीमर है आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टेपर्ड तरीके से इस रीमर को क्या बनाया गया है, सेट किया गया है। और एक बेबल, आप अभी क्या नाम है 3rd सेमेस्टर में मेट्रोलॉजी पढ़ा होगा, तो बेबल प्रोटेक्टर भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो बेबल तरीके क्या है, हमारा जो है समांतर कटिंग एज बनाते हैं, ठीक है, बेबल तरीके से, ठीक है। ये बेबल तरीके से आपका समांतर कटिंग एज बनाएंगे। रीमर की बॉडी शैंक के साथ ही जुड़ी होती है। जो ये रीमर की बॉडी है ये आपके शैंक के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। और शैंक का व्यास कटिंग का मूल व्यास होता है, इसी को यहाँ पे फिट किया जाता है किसके अंदर, जहाँ पे यूज किया जाएगा, और ये आपका ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। टैप रिच के साथ शैंक को चलाने के लिए उसको एक तरफ स्क्वायर बनाया जाता है। तो जो ये स्क्वायर बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, क्योंकि इसको पकड़ करके चलाने में आसानी रहेगी। तो ये आपका हो गया पैरेलल शैंक टाइप रीमर। अब आता है हैंड रीमर, ठीक है। हैंड रीमर विथ आपका पीवेट, ठीक है। हैंड रीमर विथ पायलट, ठीक है। तो ये किस प्रकार का रीमर है इसको हम लोग समझते हैं। तो हैंड रीमर विथ प्लॉट क्या होता है, इस रीमर के लिए उसकी बॉडी के प्रवेश सिरे पर, जैसे मान लो ये रीमर है, ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये प्रवेश सिरा है, क्या है, प्रवेश सिरा। इस प्रवेश सिरे पर एक सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग, यानी एक सिलेंड्रिकल टाइप का क्या बनाया जाता है, ग्राइंडिंग ऑपरेशन है। अगला पार्ट जो है वो ग्राइंडिंग ऑपरेशन ही है। तो एक सिलेंड्रिकल टाइप की ग्राइंडिंग कर दी जाती है। अब उस सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग करने से क्या होगा कि रीमिंग किए जाने वाले जो छिद्र है उसमें रीमर को क्या किया जाएगा, टिकाया जाएगा। जिस बॉडी के पार्ट के अंदर रीमिंग हमको करना है उसमें वो चीज़ टिकी
बिल्कुल अच्छी से रहेगी। अगला है सॉकेट रिमर विथ पैरेलल सैंक। तो इसमें जो कटिंग एज होते हैं वो कैसे होते हैं, टेपर्ड होते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये टेपर्ड है, ठीक है। यहाँ पे आपको टेपर्ड कटिंग एज दिख रहा होगा। सैंक बॉडी का अलग हिस्सा होता है। ये कौन सा हिस्सा है, ये है सैंक हिस्सा, ठीक है, जो चलाने के लिए स्क्वायर में बनाया जाता है। इसके फ्लूइड सीधे या हेलिकल हो सकते हैं। इसके जो फ्लूइड्स है वो सीधे भी हो सकते हैं, हेलिकल भी हो सकते हैं। सॉकेट रीमर का प्रयोग प्रायः इंटरनल मोर्स टेपर छिद्र की रीमिंग के लिए किया जाता है। कोई ऐसा जगह जहाँ पे इंटरनल मोर्स टेपर हो, ठीक है, तो उसके अंदर की जो फिनिशिंग करनी है उसके लिए हमको यहाँ पे आपका सॉकेट रीमर विथ पैरेलल सैंक यूज किया जाता है। अगला आता है टेपर पिन हैंड रीमर। तो टेपर पिन हैंड रीमर जो है वो टेपर पिन के लिए टेपर छिद्र को रीम करना है, यानी रीमर करना है। यानी कोई सा भी टेपर पिन जहाँ पे लगने वाला है उसका जो होल बनेगा, उस पिन का जो होल है उसकी रीमिंग करने के लिए होता है। इस रीमर में टेपर कटिंग एज होती है। टेपर पिन रीमर को टेपर पिन से बनाया जाता है। टेपर पिन जो रीमर है उसको हम टेपर पिन से बनाते हैं और ये रीमर सीधा या हेलिकल फ्लूइड्स के रूप में उपलब्ध होता है। ये जो रीमर होता है वो कैसे होता है, हेलिकल फ्लूइड्स जो होते हैं इसके, या आपका स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट या हेलिकल हो सकता है, ठीक है। तो ब्रोचिंग ऑपरेशन को हम बताने से पहले आप सभी को ड्रिलिंग मशीन के बारे में बताने वाले हैं। एक टॉपिक है स्पेसिफिकेशन ऑफ ड्रिलिंग मशीन। आपके सिलेबस के अंदर गिवन है कि ड्रिलिंग मशीन का क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है भैया। तो हमने कई सारी चीज़ों को नोट कर रखा है, आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से हम बता देते हैं। ये एक्चुअल में नोट्स के अंदर जो देखो, मेरा जो वीडियो लेक्चर बताने का मोटिव ये है, जैसे न्यूमेरिकल चीज़ें वो नोट्स के अंदर अवेलेबल नहीं है और कई सारे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक है जो नोट्स के अंदर नहीं है, लेकिन हम जो वीडियोस लेक्चर के माध्यम से बता रहे हैं उसमें एक भी चीज़ आपको छोड़ते हुए नहीं चल रहे, ठीक है। तो अगर आप वीडियो लेक्चर देखते हुए चल रहे हैं तो आपके लिए वेल एंड गुड है, आप किसको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए, तो आप वीडियो को फॉलो करते चलिए। कैपेसिटी के अंदर क्या है कि मशीन द्वारा ड्रिल किए जाने वाले अधिकतम छेद का व्यास, ठीक है। देखिए, ये एक कह सकते हैं कि पैरामीटर है, ऐसा फिक्स नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर इस चीज़ को एक एवरेज मान करके लिख सकते हैं। विभिन्न प्रकार के मशीन होते हैं। कौन कौन सी मशीन है, पोर्टेबल, क्या आप बता रहे हो, किसी चीज़ की विशेषताएं बता रहे हो, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार की मशीन है जिसमें आपको पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन मिल जाएगी, सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन मिल जाएगी, पिलर ड्रिलिंग मशीन मिल जाएगी, रेडियल ड्रिलिंग मशीन मिल जाएगी, गैंग ड्रिलिंग मशीन और मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन मिल जाएंगी। अब आती है स्पिंडल की रेंज। स्पिंडल यानी धुरी, बहुत बार मैंने ये वर्ड यूज कर रखा है, ठीक है। तो धुरी क्या करती, घूमती है। अगर बात करें लेथ मशीन की तो उस पर चक लगा होता है जिसमें वर्क पीस होता है। यहाँ पर भी चक लगा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ड्रिलिंग टूल लगा होता है जो कि घूमता है। तो लगभग 50 से 3000 आरपीएम तक घूमती है। फीड यानी फीड का मतलब क्या होता है, जैसे आप आरी से कुछ चीज़ काटते हो, ठीक है, तो आप ऐसे ऐसे काटते हो ना, तो जितना आप घुसा करके काटते हो उसका मतलब क्या होता है, उतना फीड आप दे रहे हो, ठीक है। आरी के अंदर, आरी जितना उस लकड़ी के अंदर आपने हल्का सा काट के घुसाया, फिर आप क्या करते हो, आगे पीछे करने लगते हो, तो उस चीज़ को कहते हैं फीड। तो स्पिंडल को दी जाने वाली फीड जो होती है mm पर रेवोल्यूशन है, ठीक है। तो ये मैनुअल या ऑटोमेटिक फीड होती है। अब ये कैसे देते हैं हम, ज़रूरत के अनुसार, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैनुअल ज़रूरत, ऑटोमेटिक भी ज़रूरत ही है तो उतने हिसाब से उसको सेट कर देते हैं। स्पिंडल का स्ट्रोक, ठीक है। स्पिंडल स्ट्रोक क्या है, ठीक है, स्पिंडल यानी कितना हमारा स्पिंडल जो है वो ट्रेवल कर रहा है। तो स्पिंडल की अधिकतम ऊपर नीचे की चलने की दूरी जो होती है वो क्या कहलाता है हमारा, वो स्पिंडल ट्रेवल होता है। तो स्पिंडल ट्रेवल क्या समझा रहा है आपको, ये आपका ड्रिलिंग मशीन का स्पेसिफिकेशन बता रहा है कि स्पिंडल का अधिकतम ऊपर नीचे चलने की जो दूरी होती है उसे हम स्पिंडल स्ट्रोक कहते हैं। स्पिंडल टेपर, ठीक है, तो जो इस मोर्स टेपर की संख्या होती है उसे हम स्पिंडल टेपर कह रहे हैं। MT1, MT2, MT3, MT4 होता है। टेबल्स की साइज, आपकी लंबाई गुणे चौड़ाई अपने सुविधा अनुसार लेते हैं। स्पिंडल एक्सिस से कॉलम की दूरी को हम मैक्सिमम डिस्टेंस बताते हैं, ठीक है। पावर, यहाँ पे
हॉर्स पावर या किलोवाट में लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, ठीक है, पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हम आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें कवर करा रहे हैं तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा बता दिया। चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है ब्रोचिंग। ये 100% यहाँ से क्वेश्चन आप सभी को पूछा जाएगा, लेकिन आप ब्रोचिंग के बारे में पहले समझो कि एक्चुअल में ब्रोचिंग कह क्या रहा है हमारा ब्रोचिंग, और ज़रूरत क्यों पड़ी ब्रोचिंग की, ठीक है। तो देखिए आप सभी कोई सिलेंड्रिकल शेप ले लीजिए, ठीक है। तो लेथ मशीन के ऊपर क्या करते हो, इसके ऊपर आप ग्रूविंग कर सकते हो, इसके फेस को क्या कर सकते हो, फिनिश कर सकते हो। आप मिलिंग मशीन से मिलिंग ऑपरेशन कर सकते हो, ड्रिलिंग से कहीं पर छेद कर सकते हो, लेकिन ब्रोचिंग क्या है, ब्रोचिंग एक अलग टाइप का ऑपरेशन है। अब मैं आप सभी से बोलता हूँ कि अगर आपको, ठीक है, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके का अगर शेप बनाना हो तो ये ना आपको लेथ मशीन पर बनेगा, ना आपको यहाँ पे मिलिंग मशीन से बनेगा, ना ड्रिलिंग मशीन से बनेगा। तो इस प्रकार के शेप को बनाना किस चीज़ की कला है, ये ब्रोचिंग टूल की कला है। ब्रोचिंग टूल दो तरीके से होता है, ये पहले हम बताने से पहले इस चीज़ को आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। ब्रोचिंग टूल जो है दो तरीके से होता है, ठीक है। एक होता है आप सभी का पुल टाइप, ठीक है। पुल का मतलब क्या होता है, खींचना, खींचना। अब जैसे कोई यहाँ पे टूल लगा करके, ठीक है, इसके अंदर से अगर आप कोई चीज़ खींच रहे हो तो जिसके ऊपर आपको शेप देना है वो अंदर का जो टूल का शेप होगा वो आपको दे दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर आप पुश करते हो तो उसके अंदर शेप मिल जाएगी। तो आपका ब्रोचिंग जो मेनली होता है वो दो तरीके से, पुल टाइप और पुश टाइप। आइए हम ब्रोचिंग के बारे में एक एक चीज़ को समझते हैं। ब्रोचिंग एक क्या है, मशीनिंग ऑपरेशन है, जैसा कि मैंने बताया। यह अलग अलग और आकार और आकृति के टूल प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, अभी मैं आपको डायग्राम भी दिखाने वाला हूँ। डायग्राम नोट्स के अंदर वो चीज़ आपको ना मिले, लेकिन आपको हम हर एक चीज़ दिखाने वाले हैं। इसीलिए हमने प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का नोट्स इसीलिए दिया था। किस लिए, क्योंकि वो और वेल मेंटेन्ड है। मशीनिंग में प्रयोग किए जाने वाले इन टूल्स में सीरीज में अनेक कटिंग टीथ होते हैं। टूल्स के अंदर सपोज इस तरीके का आपका टूल्स है कोई, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, अलग अलग कटिंग टीथ होते हैं, ठीक है। चलिए, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रोच। ये जो अलग अलग कटिंग टीथ होते हैं उन्हें हम कहते हैं ब्रोच। अभी कैसे होते हैं वो दिखाऊंगा। ब्रोच को ब्रोचिंग मशीन द्वारा कार के पृष्ठ में खींचकर अथवा धकेलकर मशीनिंग क्रिया की जाती है। कहने का मतलब ये है जो मैंने बताया कि पुश टाइप और पुल टाइप। जैसे ब्रोचिंग मशीन द्वारा क्या करेंगे हम, जो भी वर्क पीस है, सपोज इस वर्क पीस है, ठीक है, इस वर्क पीस के पीछे की साइड में हमने ब्रोच टूल लगा दिया, तो इस तरीके का शेप इस वर्क पीस में हो जाएगा अगर आप ब्रोचिंग मशीन के द्वारा खींचते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। काटे जाने वाली सतह बाह्य और इंटरनल कोई भी हो सकती है। हमको अगर इंटरनल ब्रोच करना है तो इंटरनल करेंगे और बाह्य करना है तो बाह्य करेंगे। जब यह ऑपरेशन बाह्य पृष्ठ से की जाती है तो एक्सटर्नल ब्रोचिंग कहलाती है। इसे हम सरफेस ब्रोचिंग भी कहते हैं अगर हम पृष्ठ के ऊपर कर रहे हैं। और जो इंटरनल पृष्ठ पर करते हैं तो ये आप सभी की इंटरनल या होल ब्रोचिंग कहलाती है। ब्रोच एक लंबा कटिंग टूल है जिस पर मल्टीपल कटिंग एज होते हैं, ठीक है। ब्रोच पर क्या होता है, मल्टीपल कटिंग एज होते हैं। हर बार की तरह मैं इस वीडियो में भी बता देता हूँ कि आपको एनिमेशन यानी वर्कशॉप की वीडियो, ठीक है, एनिमेशन से मतलब ये है कि आपको वर्कशॉप की वीडियोस देखनी। जैसे ब्रोच का मशीन देखोगे, ब्रोच पर कैसे ऑपरेशन होता है, तो हमेशा उस चीज़ को एनिमेटेड तरीके से समझ पाओगे। हमारे दिमाग में ब्रोच मशीन की सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, जिन्हें कटिंग टीथ भी कहते हैं। जो कटिंग एज होता है उसे हम कटिंग टीथ कहते हैं। अधिकांश धातु कटिंग कार्य अग्र तथा मध्य दांतों द्वारा किया जाता है। जो कटिंग का काम किया जाता है, ये याद करने वाली चीज़ है, जो आगे के टीथ हैं और बीच के टीथ हैं उन्हीं से किया जाता है। लास्ट के द्वारा कुछ भी ऑपरेशन नहीं होता है, लास्ट का सिर्फ स्मूथ करने के लिए होता है। तथा अंतिम धात केवल मशीनिंग सरफेस को आकार प्रदान करने का कार्य करता है। यह एक आधुनिक मशीन ऑपरेशन है जहां एक ही शेप एवं साइज के विभिन्न भागों को बनाना होता है। अगर इस तरीके के वर्क पीस हैं, ठीक है, और इस पर एक ही साइज बनाना है तो बड़ी सी रॉड होती है,
उस पर क्या होते हैं, ब्रोच टूल होते हैं। और इन वर्कपीस को ऐसे यहाँ पे लगा दिया और हमने क्या किया, इन वर्कपीस को पुश किया, ठीक है। और जब यहाँ से ये निकलेगी तो इस पर क्या हो चुका होगा, जो भी आपके ब्रोच टूल पर शेप होगा वो शेप इस पर हो चुका होगा। यही होता है ब्रोच टूल। और इसी तरीके से वर्कपीस को पुश भी कर सकते हैं, तो आपका पुश टाइप हो जाएगा। ब्रोच द्वारा आयताकार, ये चीज़ बहुत याद करने वाली चीज़ है, आयताकार, सर्कुलर, ट्रैंगुलर, होल, कीवेज, कैम, ग्रूव एंड फ्लैट सरफेस बनाई जाती है, ठीक है। कैसी सरफेस, फ्लैट। तो आइए हम चलते हैं पहले ब्रोच टूल के ऊपर। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के नोट्स में आओगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्रोचिंग टूल देखने को मिलेंगे, ठीक है। ब्रोचिंग टूल प्लस ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन। तो ये विभिन्न प्रकार के आपको यहाँ पे राउंड होल, हेक्सागोन, मल्टीपल, सिंगल स्प्लाइन, कीवे, इस तरीके का शेप बनाना हो तो बहुत कठिन है लेथ वगैरह पे, ठीक है। इस तरीके का शेप बनाना हो तो कठिन है, ठीक है। इस तरीके का शेप थोड़ा सा इजी है, लेकिन बनाना इस तरीके का शेप ये ब्रोच टूल के ही माध्यम से, इस तरीके का टेल जो शेप है वो आपका ब्रोच टूल के माध्यम से। देखिए एक गियर बनाना बहुत ज़्यादा यूज होता है, कीवे बनाना बहुत ज़्यादा यूज होता है। कहाँ पर होता है, कीवे क्या होता है, यही होता है कीवे, ठीक है। ये की का वही है, ठीक है, जो ऊपर बना हुआ है, ठीक है। चलो अब आते हैं टाइप्स ऑफ ब्रोचिंग मशीन। आपके सिलेबस के अंदर टाइप्स भी है। ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला इसमें है हॉरिजॉन्टल ब्रोचिंग मशीन, ठीक है। तो आप सभी के सामने ये हॉरिजॉन्टल ब्रोचिंग मशीन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, ठीक है, जिग एंड फिक्सचर का अरेंजमेंट है। ये आप सभी देखिए, ये क्या है, आपका वर्क पीस है, ठीक है। और ये क्या है आपका, ये है आपका जो भी ब्रोच टूल है, ये कुछ इस तरीके से है। अब क्या करते हो कि मशीन के माध्यम से इस चीज़ को इधर की तरफ क्या करते हैं, खींचते हैं, और इसके अंदर जो भी हमारा वर्क पीस है इसके अंदर वो चीज़ डन हो जाती है, ठीक है। बाकी आपके प्रेशर गेज यहाँ पर हैं, बहुत पूरा मेन अरेंजमेंट है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोलिक यहाँ पे अरेंजमेंट है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रोच टूल का सिस्टम दिया हुआ है, यहाँ पर भी ब्रोच टूल का सिस्टम दिया हुआ है। तो ये है आपकी हॉरिजॉन्टल ब्रोचिंग मशीन। आइए हम हॉरिजॉन्टल ब्रोचिंग मशीन को समझते हैं। ये हॉरिजॉन्टल पुल टाइप ब्रोचिंग मशीन में आवश्यक शक्ति तथा दक्ष चालन प्राप्त करने के लिए हाइड्रोलिक ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। तो जो हाइड्रोलिक आपका हॉरिजॉन्टल पुल टाइप ब्रोचिंग मशीन है, इसमें हम पावर देने के लिए, उस मशीन को पावर देने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम, हाइड्रोलिक ड्राइव यूज कर रहे हैं। इसके अंदर एक प्रेशर गेज होता है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि औजार पर कितना पुल फोर्स लग रहा है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है आपका प्रेशर गेज। इसके द्वारा यहाँ से हम पता कर रहे हैं कि हम जो खींच रहे हैं, ठीक है, अभी मैंने ये डायरेक्शन दिया आपको, तो हमें कितना पुल फोर्स मिल रहा है वो चीज़ को पता चलेगा। इस मशीन को इंटरनल तथा बाह्य दोनों प्रकार के ब्रोचिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी इंटरनल ब्रोचिंग भी यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है, और एक्सटर्नल ब्रोचिंग भी कर सकते हो। यहाँ पर दोनों ऑप्शंस आप सभी को दिखाए गए, ठीक है। चलो, इसमें प्रयुक्त टूल को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कटिंग स्पीड दी जाती है, ठीक है। कहने का इनका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो भी हमारे यहाँ पर सिस्टम, ब्रोचिंग सिस्टम लगा हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल मोशन में ही हमको क्या दिया जा रहा है, फीड दिया जा रहा है। यानी कटिंग का जो मोशन दिया जा रहा है वो हॉरिजॉन्टल ही दिया जा रहा है। अभी वर्टिकल के बारे में जब पढ़ेंगे तो वर्टिकल दिया जाएगा। इस प्रकार की मशीन के बेड की लंबाई स्ट्रोक की लंबाई से अधिक से भी 2 से गुना से भी अधिक होती है। तो जो मशीन के बेड की लंबाई है वो इस जो आपका यहाँ पे बेड अरेंजमेंट यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है, जो इसकी लंबाई है, ठीक है, वो स्ट्रोक जो दे रहे हैं जिससे आप पूरा खींच करके निकल रहा है वहाँ पर मटेरियल, उसकी लंबाई से 2 गुना होती है। इसके बेड के एक और हाइड्रोलिक सिलेंडर लगा होता है जिसमें पिस्टन चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोलिक सिलेंडर अरेंजमेंट है जिसके अंदर ये आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट दिया हुआ है, ठीक है। पिस्टन रॉड के अगले सिरे के साथ रैम चलाया जाता है। पिस्टन रॉड के अगले सिरे के साथ क्या हो रहा है, अगले सिरे के साथ क्या होता है, इस वाले सिरे के साथ यहाँ पर देख सकते हैं, इसको जब रेसिप्रोकेट करेगा तो ये इधर की तरफ आएगा। इससे हमारा क्या चलता है, आपका सिस्टम चलता है। रैम के ऊपर ब्रोच को पकड़कर ब्रोचिंग की जाती है।
ये आपका लगा हुआ है, इसके ऊपर ब्रोच टूल है, ठीक है, और आपका ब्रोचिंग ऑपरेशन होगा इसके द्वारा। स्प्लाइन की वेज अभी मैंने दिखाया, की वेज गोल, वर्गाकार, खडभुजाकार, टेपर, सिलेंड्रिकल होल सेट किए जाते हैं। अब आती है हमारी वर्टिकल ब्रोचिंग मशीन। जो सिस्टम इस तरीके से अरेंज हो रहा था यहाँ पे, अब वो सिस्टम कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएगा बस, और कुछ भी कहानी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर भी आप सभी देख सकते हैं टेबल लगा हुआ है, यहाँ पे आपका वर्क पीस लगा हुआ है, ठीक है, ये आपका बेड है, ये आपका ब्रोच टूल लगा हुआ है, ठीक है। रैम की सहायता से क्या होगा, यहाँ पे स्लाइड करेगा, ये जो रैम लगी हुई है इसकी मदद से स्लाइड करेगा, यानी ऊपर नीचे होगा। तो ये आपका क्या है, वर्टिकल ब्रोचिंग मशीन। इस मशीन में ब्रोच को वर्टिकल रूप में फिट किया जाता है। इनके रैम को मैकेनिकल एंड हाइड्रोलिक दोनों विधियों के द्वारा दी जाती है गति। तो जो ये रैम आपका सभी का लगा हुआ है, ये अरेंजमेंट, इसको हाइड्रोलिक एंड आप सभी के मैकेनिकल दोनों प्रकार के सिस्टम से हम इसको स्पीड देते हैं। इन मशीनों द्वारा भी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार की ब्रोचिंग की जाती है। ये निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। जो वर्टिकल होता है वो फर्दर डिवाइड हुआ है किसमें, पुल टाइप एंड पुश टाइप, ठीक है, पुल डाउन टाइप एंड पुल अप टाइप। पुश और पुल तो अलग है, यहाँ पे पुल डाउन टाइप है, यानी हम नीचे की तरफ पुल कर रहे हैं, और एक ऊपर की तरफ हमको इसको पुल करना है, ठीक है। तो ये फर्दर दो टाइप में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इन दोनों प्रकार की वर्टिकल ब्रोचिंग मशीन का प्रयोग इंटरनल और होल ब्रोचिंग के लिए किया जाता है। इन पर एक समय में एक से अधिक ब्रोच आरोपित करके एक साथ प्रचालित किए जाते हैं, यानी एक साथ कई सारे ब्रोच टूल लगा के काम कर सकते हो। अब आता है हमारा सिंगल रैम ब्रोचिंग मशीन, ठीक है, यानी रैम जो है, जो आगे पीछे स्लाइड होता है, वो क्या है, इसमें सिंगल है, ठीक है। तो आइए सिंगल रैम ब्रोचिंग मशीन के हम मैकेनिज्म को देखते हैं। आप ये देख सकते हो ब्रोच है, ठीक है, वर्कपीस के ऊपर आ सकते हो, जो हमारा मेन काम है वर्कपीस का है, ठीक है। यहाँ पे फॉलोवर का सिस्टम दिया हुआ है। ये आपका रैम क्या करेगा, इसी के अंदर क्या करेगा, स्लाइड करेगा। हाइड्रोलिक ड्राइव का मैकेनिज्म यहाँ पे यूज किया गया है, जिसकी वजह से इस रैम को आगे पीछे हम स्लाइड कराएंगे। पावर आपको इस मोटर से मिलने वाली है, ठीक है। तो इतना ही इस मैकेनिज्म के अंदर है। आइए हम इसको समझते हैं। इस मशीन में एक रैम लगी होती है। एक रैम वाली मशीन एक ही स्ट्रोक में कटिंग करती है, यानी वापसी रिटर्न स्ट्रोक जो होता है वो न्यूट्रलाइजिंग होता है, जो कटिंग स्ट्रोक से 2-3 गुना अधिक तेज होता है। तो ये जो चीज़ कहा जा रहा है, ये आपका क्विक रिटर्न मैकेनिज्म यानी सेपर मशीन में हमने यूज कर लिया, बता दिया था। इसमें आपको ये चीज़ बस पता होना चाहिए कि एक ही प्रोसेस में क्या हो रहा है, एक ही स्ट्रोक में क्या हो रहा है, आपका कटिंग हो रहा है। जब लौटती है तो वो खाली खाली लौटती है, जिसे हम रिटर्न स्ट्रोक या आइडियल स्ट्रोक भी कहते हैं, ठीक है भैया। तो ये हो गया आपका सिंगल रैम ब्रोचिंग मशीन। तो आपके सिलेबस में एक जो चीज़ ऐड हुआ है वो ऐड हुआ है एलिमेंट्स ऑफ ब्रोचिंग टूल, यानी ब्रोच टूल के एलिमेंट्स के बारे में बताना है, यानी उसके नॉमिक्लेचर के बारे में बताना है। यानी किसी टूल का नॉमिक्लेचर, जैसे लेथ के सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का नॉमिक्लेचर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के अंदर आपको पहले यूनिट में मिल जाएगा, तो ज़रूर से ज़रूर उसको पढ़ लीजिएगा। ब्रोच एलिमेंट को भी उसके एलिमेंट के रूप में माना जाता है, ठीक है, और इस पे बहुत सारे हमको नाम देखने को मिलेंगे। आइए इसको हम समझते हैं। ये आप सभी के सामने ब्रोच टूल दिख रहा होगा। क्लियरेंस एंगल अभी समझेंगे। ये आप सभी की क्या है, ये रेडियस के अंदर है, ठीक है, और ये एक से दूसरे, ये आपका जो उठा हुआ है और ये जो डाउन है, इसके बीच का जो दूरी है उसे हम लैंड कह रहे हैं। इससे इसके बीच की दूरी को पिच कह रहे हैं। ये जो एंगल बन रहा है इसे हम रैक का एंगल कह रहे हैं, और जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है ये इसकी हाइट है। तो सारे डेफिनेशन को हम लोग अभी फटाफट से समझेंगे। फ्रंट पायलट है इसका नॉमिक्लेचर में, पुल इंड होता है, रियर पायलट होता है, रफिंग टीथ होता है, फिनिशिंग टीथ होता है, रियर सपोर्ट होता है, हाइट है, पिच है, लैंड है, क्लियरेंस एंगल है और रैक एंगल है। हर एक चीज़ को फटाफट से हम समझते चलेंगे, ठीक है। अब पहला जो है हमारा है फ्रंट पायलट। यह एक ब्रोच और कार्यखंड की एक सीधी रेखा में रहते हुए कार्य करता है। जब एक इंटरनल
पुल ब्रोच का उपयोग किया जाता है तो पुल के इंड और सामने में पायलट को प्रारंभिक छेद के माध्यम से प्रेरित किया जाता है। कहने का क्या मतलब ये है कि जो भी इंटरनल पुल यानी इंटरनल पुल जो ब्रोच खींचते अंदर की तरफ हम खींच रहे हैं ब्रोच का जब उपयोग कर रहे हैं, तो जब हम पुल करके सबसे अंत में पहुंच जाते हैं, ठीक है, और या तो सामने, तो जो भी पायलट है उसको हम क्या करते हैं, प्रारंभिक छेद देने का काम करते हैं। यानी जब हम, कहने का मतलब ये, अगर मान लो ये किस तरीके का शेप है, ठीक है, तो जब हम इसको छेदने की, जैसे आपका पूरा इसके अंदर खिंच गया और लास्ट में जब पहुंचा, ये शुरू में और लास्ट में क्या करेगा, ये पूरा उसको छेद को कंप्लीट करने का काम करता है, ठीक है, जो पुलिंग मशीन के पुल के लिए पुल एंड को बंद कर देता है, ठीक है। तो यहीं से हमारा जो पुलिंग का प्रोसेस होता है, वो पुलिंग का जो एंड प्रोसेस है वो काम यहाँ से खत्म हो जाता है। इसे हम कहते हैं फ्रंट पायलट, ठीक है। कहने का मतलब ये कि इसके अंदर से जब आपका निकलेगा तो पहले इंटर करने वाले छेद को ये लाता है सामने, फिर लास्ट में जो हमारा छेद होते हुए निकलेगा उसको, तो ये हमारा फ्रंट पायलट होता है। उसके बाद आता है पुल एंड, ठीक है। पुल एंड क्या है, तो जिस सिरे से किसी चीज को आप धक्का मारते हो, ठीक है, जिस सिरे से, एंड का मतलब क्या है, सिरा, पुल का मतलब क्या है, धक्का, तो जिस सिरे से हम ब्रोच टूल को क्या करते हैं, धक्का मारते हैं, ठीक है, उस सिरे को कहते हैं पुल एंड, ठीक है। तो किसी भी चीज जगह पर हमको ब्रोचिंग करने के लिए उसको क्या करेंगे, हम प्रेस करते हैं मशीन के द्वारा, तो उसे हम कहते हैं पुल एंड। अब आता है रियर पायलट। रियर पायलट क्या होता है, रियर पायलट, इसका उपयोग अलाइनमेंट, यानी अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि जहां पर आप क्या कर रहे हो, जैसे इस वाले वर्कपीस के ऊपर आप ऐसे ब्रोच यहाँ से निकल रही है, तो जो ब्रोचिंग टूल है गोल वाला, वो लास्ट में क्या होता है, थोड़ा सा नैरो होता है, ठीक है। तो नैरो होता है तो उसी चीज को अलाइनमेंट में लाने के लिए हमारा रियर पायलट यूज किया जाता है, ठीक है। तो जो रियर पायलट है वो अलाइनमेंट को बनाए रखता है, क्योंकि अंतिम फिनिश जो दांत होते हैं, अंतिम फिनिश यानी एंड फिनिश टीथ जो होते हैं, वो क्या करते हैं, जब छेद से गुजरते हैं तो पीछे वाले जो पायलट है उसका व्यास जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है, तो उसी चीज को अलाइनमेंट में लाने के लिए रियर पायलट यूज होता है। रफिंग टीथ क्या होता है, रफिंग टीथ, तो तीन तरीके के हमने टीथ देखे हैं, एक शुरुआती टीथ था और एक लास्ट का टीथ था। तो ये जो बीच वाला टीथ होता है ये होता है रफिंग टीथ, ठीक है। कुछ ब्रोच में दांतों के पश्चात एवं फिनिश दांतों से पहले सेमी फिनिशिंग टीथ होते हैं, अधिकांशतः यह रफिंग टीथ की सहायता से उपयोग किए जा रहे हैं, ठीक है। फिनिशिंग टीथ, इसका आकार वांछित छिद्र के अनुसार होता है, इनका कार्य सतह को फिनिश करना होता है, ये लास्ट में जनरली होते हैं। रियर सपोर्ट, ब्रोच का आकार लंबाई में बंटने का कारण इनकी सहायता से ब्रोच को दूसरे सिरे पर टिकाया जाता है। जो ब्रोच टूल होते हैं वो काफ़ी लंबे लंबे इस तरीके के टूथ होते हैं, ठीक है, और इन पे क्या होते हैं, आपके टीथ कटे होते हैं। तो यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए क्या होता है, आपका रियर सपोर्ट होता है। हाइट, सैंक, इसे हम कहते हैं सैंक, यहाँ पे इसको सैंक लिख लीजिएगा। सैंक का मतलब ये इस तरीके का होता है, इसके बाद जो पोर्शन होए, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, टीथ, तो ये वाला पोर्शन होता है सैंक, ठीक है। सैंक से फिनिशिंग टीथ तक ऊंचाई लगातार बढ़ती है और इस बीच के अंतर को क्या कहते हैं हम, हाइट, ठीक है। अगला है हमारा पिच। पिच क्या है, अभी मैंने पिच यहाँ पर दिखाया भी था, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, पिच। पिच की दूरी कट की लंबाई एवं कार्यखट सामग्री के प्रकार से प्रभावित होती है। अधिक पिच लोड को समायोजित करने के लिए दांतों को मोटा करने के लिए अपेक्षाकृत बड़ी पिच की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर हम बड़ी पिच यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे टीथ क्या हो जाएंगे, मोटा हो जाएंगे। लैंड क्या है, दांतों के ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं, टीथ, टीथ के ऊपरी भाग को हम लैंड कहते हैं। इसका अधिकतर भाग सीधा होता है और शेष भाग टेपर्ड होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे कुछ भाग सीधा और कुछ भाग आपका टेपर्ड होता है, और इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, क्लियरेंस एंगल होता है। इस कोण को हम विमोचन कोण भी कहते हैं, खैर हम क्लियरेंस एंगल ही बोलेंगे। इसके कारण लैंड का सारा भाग कार्यखंड पर रगड़ को लगने से रोकता है, ठीक है। तो वर्कपीस पर रगड़ ना लगे, ठीक है, उस के एंगल को हम क्या कहते हैं, आपका
क्लियरेंस एंगल, यानी जो लैंड पोर्शन है, ठीक है, मान लो ये लैंड पोर्शन है, ठीक है, तो उसका जो भाग है वर्कपीस पर ना रगड़े, उसके लिए कितना एंगल चाहिए, उस एंगल को कहते हैं हम क्लियरेंस एंगल। रैक एंगल क्या है, इस कोण को फेस कोण भी कहते हैं, फेस एंगल। इसके कारण चिप जो है दांतों पर सरलता से फिसलता है। जैसे आपका वर्कपीस है, ठीक है, ये कट रहा है तो ये किस पर गिरता है, इसी पर गिरता है, लेकिन रैक एंगल देने के कारण क्या होता है, चिप नीचे की तरफ निकलता रहता है। अब आते हैं हमारे टूल मटेरियल्स, कौन कौन से टूल मटेरियल यूज किए जाते हैं। तो हाई स्पीड स्टील, ठीक है, 8:1 की रेशियो में, ठीक है, और हाई स्पीड स्टील द्वारा ठोस तथा विरचित ब्रोचों को हम बनाए थे, ठीक है। तो ये हमारा जो यूनिट नंबर 2 चल रहा था, इसका क्या है, ये पार्ट नंबर क्या है आपका 1। इसके बाद आपका आएगा ग्राइंडिंग प्रोसेस, फिर आएगा सुपर फिनिशिंग प्रोसेस। तो हम आपके ड्रिलिंग एंड ब्रोचिंग प्रोसेस को इसमें कन्वर्ट कर लिए। अब हम ग्राइंडिंग और सुपर फिनिशिंग को एक में कर लेंगे, ठीक है।